अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम दिन अब शुरू होने वाले। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई गई है कि 11 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुनक्किद होंगे। अब आम इंतखाबात को लेके पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों की क्या हिकमत अमली होगी, पाकिस्तान में कौन सी सियासी जमात अब आइंदा इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने जा रही है, अब आइंदा इंतखाबात में नौजवानों की क्या अहमियत होगी, किस किस पार्टी की जानिब से नौजवानों को अपना उम्मीदवार बनाया जाएगा। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नौजवान रहनुमा मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात को लेके क्या हिकमत अमली है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने विजन के मुताबिक, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के विजन के मुताबिक एक नौजवान रहनुमाओं को आम इंतखाबात में अपना उम्मीदवार बना के उतारेगी। मेरे साथ प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा मुस्तफ़ा खान दुरानी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे। आगा साहब, ये जो पूरी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई गई है कि 11 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि करंटली हमारे मुल्क में जो है एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है पिछले 2 से 3 साल में। ये सब बड़ी वजूहात हैं हमारी इकोनॉमी को फ्रेजाइल बनाने के लिए, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शंस टाइम पर हो गए तो इससे यकीनन हमारी जो इकॉनमी है उसमें स्टेबिलिटी आएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो हैं वो कम हो जाएंगे और इंशाल्लाह इन्फ्लेशन और दूसरे दीगर जितने भी मसाइल हैं हमारे मुल्क के, टेररिज्म वगैरह, वो सब इंशाल्लाह मैं कम होते हुए देख रहा हूँ। अब आप अगर उसूलन बात करें तो 90 डेज़ के अंदर हमारे मुल्क में जो है वो इलेक्शन कराने टाइमली, वो 90 डेज़ ही होते हैं कि 90 डेज़ के अंदर आपको इलेक्शन कराना होता है असेंबली डिज़ोल्व होने के बाद। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि वो नहीं हो पाया हमारे मुल्क में। असेंबली डिज़ोल्व होने के 90 डेज़ के बाद नहीं कराई गई इलेक्शन, जिसमें पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही बात की कि विद इन 90 डेज़ कराएं ताकि फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती चली गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इंशाल्लाह टाइम पर हुए इलेक्शंस तो इंशाल्लाह जो भी पार्टी पावर में आएगी, जो भी पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, तो वो ज़रूर इस चीज़ को सबसे अव्वल तरजीह देगी और इंशाल्लाह हमारे मुल्क की जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। मैं सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, आप लोगों की क्या प्रिपरेशंस हैं इलेक्शन के हवाले से? हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के भी इलेक्शंस को लेके कि सबका यही मौक़िफ़ था कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए। सर, आप क्या समझते हैं अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे? देखिए, हमेशा पीपल्स पार्टी बात यही करती है कि इलेक्शंस जो हों वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, कि जो आवाम का जो राइट है, जो वोटर आपको वोट दे रहा है, उसी की बुनियाद पर जो असेंबली है उसमें नुमाइंदगी हो लोगों की। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा इसमें यही बात की। आप अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की स्टेटमेंट्स देखें तो उन्होंने हर जगह पे यही बात की है कि इलेक्शंस टाइमली होने चाहिए, अगरचे किसी पार्टी को फेवर है या किसी पार्टी को उसका नुकसान हो रहा है, रिगार्डलेस पीपल्स पार्टी यही बात करती है और आइडियोलॉजी भी पीपल्स पार्टी की यही है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया जाए। क्योंकि जैसे बीबी साहिबा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा भी कहती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो उसी की आइडियोलॉजी पे चलते हुए, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए बिलावल भुट्टो साहब की भी यही आइडियोलॉजी है और वो भी हमेशा यही बात करते हैं कि टाइमली इलेक्शन हो। सिर्फ इलेक्शन ही नहीं, पूरा एक जो प्रोसेस है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी बहुत पुरानी और एक अजीम पार्टी है और हमेशा से बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल रही है पीपल्स पार्टी अपनी एक्टिविटीज़ में। तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही नहीं, पीपल्स पार्टी इलेक्शन होने के बाद से ही अपनी अगली इलेक्शन का काम शुरू कर देती है, मैं ये समझता हूँ। तो सर, अभी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद से हमने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पर तनकीद भी की जा रही है और कहीं ना कहीं एक ऐसा सिनेरियो बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। आप क्या समझते हैं, इसका फैसला हो चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर आमादा है?
देखिए, पहले मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक अगर देता चलूँ तो नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है, बड़ी डिटेल्ड एक जजमेंट आती है जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। कुछ दोस्त हमारे इस पे बड़ा आर्ग्यू भी करते हैं उस जजमेंट के अगेंस्ट, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो इस जजमेंट के फेवर में बात करते हैं। लेकिन रिगार्डलेस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमारी एक सबसे बड़ी जो अदालत है हमारे मुल्क की, उसका फैसला है जो उनको डिस्क्वालीफाई कर देती है फॉर लाइफ, के आगे वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते। उसके अगले साल ही उनको करप्शन चार्जेस के ऊपर सज़ा दे दी जाती है, वो सेंटेंस उनको मिल जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7 या 10 साल की उनको सज़ा हो जाती है। सब्सिक्वेंटली वो सज़ा के दौरान मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उनकी जो सेंटेंस होता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और उनको बाहर मुल्क अपनी जो इलाज कराने के हवाले से उनको बाहर मुल्क जाने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये होती है कि विद इन 4 वीक्स उनको मुल्क में वापस आना होता है। अब अनफॉर्चुनेटली वो कंडीशन पे पूरा नहीं उतरते, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अगर कोई भी इंसान कानून की बालादस्ती नहीं कर रहा और जो कोर्ट का फैसला है उस पर अमल नहीं कर रहा और विद इन 4 वीक्स अगर नहीं आ रहा तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी होना चाहिए यकीनन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, इसमें ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करता, मैं ओवरऑल एक जनरल परसेप्शन भी आपको देता चलूँ अनफॉर्चुनेटली, कि ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ कि कानून सबके लिए बराबर नहीं होता। उसूलन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे किसी भी पार्टी का लीडर हो। ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल वो वापस आ जाते हैं हमारे मुल्क और बड़ा ही शाहाना उनका इस्तकबाल किया जाता है और बड़े उनके लिए सब दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये प्रेसिडेंट जो है आप एक गलत सेट कर रहे हैं आवाम के लिए, परसेप्शन एक बड़ा गलत आप सेट कर रहे हैं। इस तरह करके जो प्रोसीजर है, जो कानून है, उसको फॉलो करते हुए अगर आप चलें तो मैं समझता हूँ ये बेहतर परसेप्शन होगा। सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, जनरली हर लीडर के लिए, हर पॉलिटिशियन के लिए, हर मुल्क की बड़ी पार्टी का जो भी कोई सरबराह, उसके साथ एक ही तरह का सलूक करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। तो सर, अब जो ये सिनेरियो बन रहा है, सब ये बात तंकीद कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खास तौर पे कहीं ना कहीं ये डील हो गई है कि नवाज शरीफ साहब को अगला वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का बनाया जाएगा। तो सर, क्या पीपल्स पार्टी इस बात पे एग्री होगी? एक सजा याफ्ता शख्स जिसको अदालत की तरफ से पहले डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो जो भी बेसिस हो, अब इस पे आप लोगों की क्या राय होगी? आप उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे अगर पीडीएम हुकूमत बनाती है बाद में? देखिए, इसमें कोई भी शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी पॉपुलैरिटी है हमारे मुल्क में और ख़ुसूसन पंजाब में, और यकीनन उन्होंने काफ़ी कामकाज भी किए हैं अपने दौर में। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो उनकी पॉपुलैरिटी थी 2013 में, अब वो नहीं है, उस तरह नहीं है। उनको बहुत चैलेंजेस का जो है सामना करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि करंटली ही इज़ डिस्क्वालीफाइड, तो वो खुद तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। अनलेस ये इसमें कोई चेंजिंग आ जाए तो फिर ही वो एलिजिबल होंगे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो उनकी जहाँ तक पार्टी का सवाल है, मैं समझता हूँ कैंडिडेट उनके जो प्राइम मिनिस्टर के लिए होंगे वो शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, अनलेस ये नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसको चेंज कर दिया जाए, जो मैं नहीं समझता अभी पॉसिबल होगा। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, देखें, पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नक्शे कदम पे चलते हुए और फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेंगे। इतना काम जो पीपल्स पार्टी ने किया है पिछले दौरों में, अगर आप देखें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर पे हो, चाहे वो सोशल सेक्टर पे हो, एजुकेशन पे हो, और दीगर डिपार्टमेंट्स में जितना काम पीपल्स पार्टी ने किया है, और यकीनन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक आइडियल निज़ाम है, लेकिन कंपेयर टू अदर पार्टीज़ बहुत बेहतर काम मैं समझता हूँ किया है पीपल्स पार्टी ने, और यकीनन बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है। तो अगले टर्म में इंशाल्लाह जब पीपल्स पार्टी आती है तो यकीनन और भी ज़्यादा इससे बेहतर से बेहतर जो है वो कोशिश करेगी कि आवाम के जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और इंशाल्लाह मैं यही देख रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अगरचे ऐसा नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन मैं यही देख रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब आते भी हैं तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई भी पार्टी, अगर सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही नहीं कोई और पार्टी आती भी है, तो पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा, मैं ये समझता हूँ। तो सर, अभी हम देख रहे हैं मुल्क में नौजवानों को लेके काफ़ी ज़्यादा सियासी अहमियत तस्वुर की जा रही है, तो मैं क्या देख रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार इलेक्शंस में
नौजवानों को चांस देगी? इसलिए हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा पुराने लीडर्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, जो असल यूथ है उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। तो सर आप समझते हैं कि चांस दिया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखें, सबसे बड़ी मेन चीज़ आप पीपल्स पार्टी की ये देख लें कि उनके जो चेयरमैन हैं वो खुद एक यूथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर भी बने रह चुके हैं, वो खुद एक यूथ हैं। तो ये एक सिंबल जो है दिखा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ कोई बूढ़ों की पार्टी नहीं है, यूथ की पार्टी है। और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है एट द मोमेंट, मैं समझता हूँ तकरीबन 65% जो आवाम है वो यूथ है। तो यकीनन यूथ को जो है ऊपर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे सियासत हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे स्टूडेंट्स एजुकेशन हो, चाहे कोई भी और सेक्टर हो। तो यूथ का किरदार मैं समझता हूँ बहुत अहम रहता है इसमें। लेकिन ऐसा भी हम नहीं कर सकते कि सिर्फ यूथ को ही एम्पावर करने के चक्कर में जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको साइड लाइन कर दें, क्योंकि आपको देखें मुल्क चलाने के लिए एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। सिर्फ मुल्क चलाने के लिए नहीं, कोई भी आप काम करते हैं उसमें एक्सपीरियंस का जो दारोमदार है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो मैं समझता हूँ इन दोनों को एक साथ रह के, एक्सपीरियंस और यूथ को साथ में ग्रूम कर करके जो है आगे फ्यूचर में जाना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और पीपल्स पार्टी की अगर मैं यूथ के हिसाब से बात करूँ तो देखें, PSF एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन, वो पीपल्स पार्टी की रही है। PYO जो ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी करता धरता है पीपल्स पार्टी के। उसमें नौजवान बहुत हमेशा एक्टिव रहे हैं और अभी भी काफ़ी एक्टिव हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में ओहदेदार मौजूद हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में। पूरे सिंध में आप चले जाएं और मैं समझता हूँ पंजाब में भी ऐसा ही होगा। इवन डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, तालके लेवल पे भी और छोटे छोटे टाउन लेवल पे भी ओहदेदार मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के। तो यकीनन पीपल्स पार्टी यूथ के ऊपर काम कर रही है। और सिर्फ PYO की बात अगर मैं करूं, PYO की ही नहीं, PLF जो पाकिस्तान लॉयर्स फोरम है, उसमें भी यूथ जो यंग हमारे वकला बिरादरी के जो दोस्त हैं, जो वकील दोस्त हैं हमारे, वो भी बहुत यकजा हैं इसमें। और इसमें काजी बशीर साहब का मैं नाम लेना चाहूँगा, वो PLF के करता धरता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यूथ को बहुत ज़्यादा वो एम्पावर कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ। सिर्फ वो ही नहीं, आप ऑन द कॉन्ट्ररी अगर देख लें तो विमेन एम्पावरमेंट भी जो है वो पीपल्स पार्टी ने उसमें बहुत एक अच्छा किरदार अदा किया है। और एक फैक्ट मैं आपको बताऊं कि जितनी विमेन पीपल्स पार्टी की ओहदेदारान है, मैं नहीं समझता किसी और पार्टी में है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीपल्स पार्टी सबको साथ लेके और यूथ को स्पेशली साथ लेके चलती है और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही चलती रहेगी। सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने देखा है जो नौजवानों में, ख़ास तौर पे आप भी एक नौजवान लीडर हैं, एक अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। हम आए दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं गलीज़ कैंपेनिंग चलाई जा रही होती है मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ रहनुमाओं के ख़िलाफ़। आप क्या समझते हैं नौजवानों की इस तरफ क्यों जा रहे हैं? इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है? अगर आपने सियासत करनी है आप इख्तिलाफ करें, मगर ये तमीज़ तहजीब का दायरा नौजवान छोड़ते जा रहे हैं, इस पर आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, मैं ये समझता हूँ ये आपका शो करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग और आपको एजुकेशन अगर अच्छी मिली हो और आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई हो तो ऐसा नहीं होगा, मैं ये समझता हूँ। इसमें ऐसा मैं नहीं समझता होना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अगर आपका किसी के साथ भी कोई डिफरेंस है, पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, कोई भी पर्सनल, आप किसी के साथ भी आपको नहीं जाना चाहिए। बाकी हर कोई, हर इंसान का अपना दिमाग है, हर कोई अपने नज़रिए से सोचता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, उसमें कोई इशू नहीं है। किसी के भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके घर में आपके दो भाइयों के डिफरेंस हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप पर्सनल जब चले जाते हैं वो चीज़ मुनासिब नहीं है, मैं समझता हूँ। और लोगों को ये इस बात पे एजुकेट करने की हमें बहुत ज़रूरत है। इवन सोशल मीडिया पे जो लोग ऐसे बैठते हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे वो एजुकेट हों और इस तरह की जो गलीज़ गुफ्तगू है वो एटलीस्ट ना करें। बाकी उनके जो भी डिफरेंसेस हैं वो ज़रूर उन पे हाईलाइट करें, ज़रूर वो रिफॉर्म्स की बात करें, ज़रूर वो कोई भी सल्यूशन अगर समझते हैं बेहतर है वो ज़रूर दें। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, हमने पूरी तफसीली गुफ्तगू सुनी। अब देखते हैं पाकिस्तान में आम इंतखाबात अपने वक्त पे मुकर्रर होंगे या एक बार फिर ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके बाद इंतखाबात मजीद डिले होते चले जाएंगे। देखते हैं पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। प्रोग्राम पसंद आया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफिज़। सही है दान भाई, परफेक्ट सर।